नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। संविधान दिवस पर संसद के केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति ने कहा, मतभेदों को जनसेवा में बाधक नहीं बनने दें जनप्रतिनिधि। उपराष्ट्रपति का विधानमंडलों में चर्चा और संवाद पर जोर। प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके दल नहीं कर सकते लोकतंत्र की रक्षा। राजनीतिकरण के बिना अफगानिस्तान को मिले मानवीय सहायता। रूस, भारत और चीन समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर का बयान। आतंकवाद, कट्टरपंथ और तस्करी से निपटने को लेकर समन्वय स्थापित करने पर जोर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार का राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया स्वरूप सामने आने से दुनिया भर में चिंता। इजरायल, ब्रिटेन समेत कई देशों ने अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट पर लगाई रोक। नए कोरोना वेरिएंट से दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार। सेंसेक्स ने लगाया 1688 अंक का गोता। निफ्टी 17,100 के पहुंचा नीचे। एशिया और यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी गिरावट। नए वेरिएंट से फिर से लॉकडाउन और यात्रा पाबंदी को लेकर बढ़ी चिंता। 26/11 आतंकी हमले की 13वीं बरसी। हमले में हुए शहीदों को देश ने किया याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। भारत ने पाकिस्तान से मुंबई आतंकी हमला मामले की सुनवाई तेज करने को कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए कहा कि हर सांसद की ये जिम्मेदारी है कि वे संसद में उसी भावना के साथ आचरण करें जिसके साथ वे अपने पूजा गृहों और इबादत गाहों में इबादत करते हैं। संविधान दिवस पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ग्राम सभा, विधानसभा और संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों की केवल एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मतभेद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो जनसेवा के वास्तविक उद्देश्य में बाधा बने। सभी सांसदगण अपने उत्तरदायित्व को स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के विस्तार के रूप में देखें तो आपको संविधान निर्माताओं की विरासत को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी का एहसास होगा। यदि आप ये एहसास करेंगे कि आप आज उन स्थानों पर बैठे हैं जहां कभी हमारे संविधान निर्मातागण बैठते थे, तो स्वतः ही आप सबको इतिहास बोध और कर्तव्य बोध का गहरा अनुभव होगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के उस दर्शन का सार प्रस्तुत करती है जिसमें लोगों ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि जनता हमारे विकास के केंद्र में रही है। One of the implications is that if we have to work a constitutional well, we must focus both on strengthening all the organs of the state and established institutions as well as enabling good governance. The institutions as well as the people who run them matter. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पारिवारिक पार्टियों को संविधान के प्रति समर्पित राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय बताया। योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है।
संसद का शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित और गरिमापूर्ण आचरण करें। संविधान दिवस पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद के अंदर होने वाली चर्चा से जो अमृत निकलेगा उससे ही आमजन के जीवन में सार्थक बदलाव संभव है। संविधान जनता के आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग भी दिखाता है। हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता एवं नागरिकों की डिग्निटी इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। संविधान दिवस की शुरुआत 2015 से की गई। हालांकि कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दलों ने संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे संविधान में समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है और उनकी सरकार संविधान के लिए समर्पित सरकार है। वो विकास में भेद नहीं करती, सरकार ने इसे करके दिखाया है। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयोजित 2 दिवसीय संविधान दिवस समारोह के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही पहुंच मिल रही है जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित थी। आज लद्दाख, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट के विकास पर देश का उतना ही फोकस है जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर। सरकार की योजनाओं से कैसे हर वर्ग का, हर राज्य का समान रूप से भला हो रहा है, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछले 7 वर्षों में हमने बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के विकास के हर व्यक्ति, हर वर्ग और देश के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रूस, भारत और चीन को यह सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान के लोगों को निर्बाध रूप से और किसी तरह के राजनीतिकरण के बिना मानवीय सहायता हासिल हो। रूस, भारत और चीन यानी कि RIC के विदेश मंत्री स्तरीय बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि आतंकवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरों पर अपने अपने नजरिए का समन्वय करें। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव मौजूद थे। एस जयशंकर ने RIC तंत्र के तहत यूरेशियन क्षेत्र के 3 सबसे बड़े देशों के बीच घनिष्ठ संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। RIC ढांचे के तहत तीनों देशों के विदेश मंत्री समय समय पर अपने हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। In line with our commitment to the well-being of Afghan people, we have offered supply of 50,000 metric tons of wheat to Afghanistan to address the drought situation. BRIC countries need to work together to ensure that humanitarian assistance reaches the Afghan people without hindrance and without politicization. भारत ने कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला को ठीक करने के लिए बहुपक्षीय और मिलजुल कर काम करने के तरीके अपनाने की सलाह दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज एशिया यूरोप शिखर वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि भारत ने महामारी के दौरान अंदरूनी चुनौतियों के बावजूद दुनिया को दवा सहित वैक्सीन में भी सहयोग किया। एशिया और यूरोप की एक सामूहिक चिंता की ओर सदस्य देशों का ध्यान खींचते हुए उन्होंने महामारी के अलावा समुद्री सुरक्षा के मामले में भारत की तरफ से 5 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एशिया यूरोप शिखर वार्ता यानी कि ASEM के रिट्रीट सत्र को संबोधित कर रहे थे। India elaborated on the 5 principles that define our approach.
in this regard, including free, open and secure maritime trade, peaceful settlement of maritime disputes based on international law, collective address of natural disasters and maritime threats, preservation of maritime environment and maritime resources, and encouraging responsible maritime connectivity based on sustainability and absorption capacity of countries. भारत और रूस के बीच शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर को दिल्ली में होगा। इसमें शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें रक्षा, सुरक्षा समेत दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बात की जानकारी दी। शिखर बैठक से पहले 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक होगी। पिछली भारत रूस शिखर बैठक सितंबर 2019 को व्लादिवोस्तोक में हुई थी। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में ये बैठक नहीं हो पाई थी। The President of the Russian Federation, His Excellency Mr. Vladimir Putin, will pay an official visit to New Delhi on 6th December 2021 for the 21st India-Russia Annual Summit with Prime Minister Shri Narendra Modi. The leaders will review the state and prospects of bilateral relations and discuss ways to further strengthen the strategic partnership between our two countries. The summit will afford an opportunity to exchange views on regional, multilateral and international issues of mutual interest. The visit is in continuation of the tradition of annual summits alternately in India and Russia. और इसी के साथ आज की खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। Watch Perspective on Sansad TV at 9:30 p.m. Cultural diplomacy is the exchange of arts, ideas, information, and other aspects of culture in order to foster mutual understanding. So what ICCR does is take Indian culture to the world and also take the foreign culture, the world culture to Indians. It was at the time of declaration of International Day of Yoga, we gave a very strong message to the world that we are a country of peace. Through our representative, Shri Narendra Modi ji. NFDC, National Film Development Corporation, should be empowered with a lot of funding to scout about new filmmakers from across the country, especially from the Northeast. मेरे गांव में न बिजली थी, सड़क थी, न पानी, पर मैंने बदलाव लाने की ठानी। फिर दिखने लगा असर। पंचायत से मैंने तय किया संसद का सफर। नमस्कार, मैं संपत्ति उइके, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद। देखना ना भूलिए मेरी कहानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब नजर राज्यों की खबरों पर। कर्नाटक में धारवाड़ के करीब एसडीएम मेडिकल कॉलेज छात्रावास में कोविड के 182 नए मामलों की पुष्टि हुई। कल 400 छात्रों में संक्रमण की जांच की गई, जिनमें से 66 में कोविड की पुष्टि हुई। आज 116 मेडिकल छात्र भी पॉजिटिव पाए गए।
दिल्ली विधानसभा में आज एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही बाधित रहने के लिए बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन को निलंबित कर दिया गया और बीजेपी के अनिल वाजपेयी और मोहन सिंह बिष्ट को सदन से बाहर कर दिया गया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से घरेलू उड़ान शुरू हो गई है। अगले महीने से कोलकाता और मुंबई के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। दिल्ली के लिए सप्ताह में 4 दिन उड़ानें शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने गत 20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हजारों पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। देहरादून में उन्होंने कहा कि अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क वाईफाई की सुविधा मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से मां भवन तक यात्रियों को वाईफाई सुविधा का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ठाणे कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद से अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया। कोर्ट ने उन्हें ठाणे पुलिस को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। आज लखनऊ में संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। मिजोरम में आज तड़के 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। राजधानी आइजोल सहित राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सुबह 5:15 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि भूकंप में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने बढ़ते खतरे को देखते हुए चेन्नई, तिरुचिरापल्ली जिले में रेड अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी की है कि कई इलाकों में 20.4 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर हैं। आज जेपी नड्डा ने खोंगजोम युद्ध स्मारक पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मौजूद रहे। मणिपुर के इम्फाल में पूर्व सैनिकों के साथ उन्होंने संवाद किया। जबलपुर सेंट्रल जेल से स्वाधीनता संग्राम के अमर शहीद टांटिया भील के बलिदान स्थल की मिट्टी कलश में आज खंडवा के लिए रवाना की गई। कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह भी मौजूद थे। केंद्रीय जेल जबलपुर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास से जुड़ा है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता लगने के बाद से भारत सतर्क हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया है। भारत में अब तक कोविड-19 के नए वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। भारत सरकार ने राज्यों से ये कहा है कि वो सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन जांच करें, खासकर दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से सीधे आने वाले या उधर से गुजरने वालों की कड़ी स्क्रीनिंग करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को भेजी चिट्ठी में कहा कि ऐसे लोग कहां आ जा रहे हैं, इस पर नजर रखी जाए। साथ ही जांच में पॉजिटिव पाए गए लोगों के नमूने तुरंत लैब भेजे जाएं ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 121 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 83 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं भारत में एक दिन में कोविड-19 के 10,000
549 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 193 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी 1,10,133 हो गई है। देश में लगातार 49 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 20,000 से कम हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने एक बार फिर से दुनिया की नींद उड़ा दी है। भारत समेत दुनिया के कई देश इस नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। कोविड वायरस के नए म्यूटेंट सबसे अधिक खतरनाक है और यही कारण है कि अफ्रीकी देशों की फ्लाइट रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। इजरायल ने 7 अफ्रीकी देशों से आने जाने पर पाबंदियां लगा दी हैं। ब्रिटेन ने 6 अफ्रीकी देशों से आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहां की सरकार ने इन देशों की सभी फ्लाइट रोक दी है। वहीं यूरोपीय संघ ने कहा है कि कोविड-19 के एक नए स्वरूप के फैलने से उसे रोकने के लिए दक्षिणी अफ्रीका से आने वाले हवाई यात्रियों पर रोक लगाना वो चाहता है। फ्रांस ने अगले 48 घंटे के लिए दक्षिणी अफ्रीकी देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूप पर चिंता जताई है। वो उस पर नजर बनाए हुए है। संगठन की आज हुई विशेष बैठक के बाद बताया गया कि प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि नए वेरिएंट में बड़ी संख्या में बदलाव हुआ है। इसके लिए और अध्ययन की जरूरत है। कोविड के नए वेरिएंट की पहचान इस हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। पहले से ये बोत्सवाना सहित कई पड़ोसी देशों में फैल चुका है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वायरस के नए स्वरूपों की संख्या बढ़ सकती है, जो टीका के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं। उनके प्रसार की दर बढ़ सकती है और कोविड-19 के गंभीर लक्षण वाले मामलों में वृद्धि हो सकती है। कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता के बीच वैश्विक बाजारों में बिकवाली के साथ घरेलू बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 1688 अंक लुढ़क गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 509.80 अंक यानी कि 2.91% लुढ़क गया और इसके साथ ही 17,026.45 अंक पर बंद हुआ। दोनों सूचकांक अपने उच्चतम स्तर से करीब 8% नीचे आ गए। सेंसेक्स के शेयरों में 6% से अधिक की गिरावट के साथ इंडसइंड बैंक सर्वाधिक नुकसान में रहा है। कोविड-19 के नए वेरिएंट से फिर से लॉकडाउन और यात्रा पाबंदी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। रूस के साइबेरिया में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पे केमोरोवो क्षेत्र की एक कोयला खदान में आग लगने से 52 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 बचावकर्मी भी शामिल हैं। ये देश में 5 साल में सबसे घातक खदान दुर्घटना है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि लिस्टवेंजाना कोयला खदान में कोई भी जीवित व्यक्ति का रेस्क्यू करने का मौका नहीं मिला। कई शव अब भी अंदर हैं, जिन्हें सतह तक लाकर बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए हमले में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को देश ने आज याद किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने दक्षिण मुंबई स्थित पुलिस मुख्यालय में स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हमले की 13वीं बरसी में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सीमित संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कुछ शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों ने भी स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादी 26 नवंबर 2008 को समुद्री मार्ग से मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने गोलीबारी की। करीब 60 घंटे तक आतंकवादियों के खिलाफ चली कार्रवाई के दौरान मुंबई थम सी गई थी। इस आतंकवादी घटना में 166 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। शहीद हुए लोगों में 18 सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओबेरॉय टॉय ट्रेन, ताजमहल होटल, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और नरीमन हाउस यहूदी सामुदायिक केंद्र, जिसे अब नरीमन लाइट हाउस का नाम दिया गया है, कुछ ऐसे स्थान थे जिन्हें आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। भारत ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की 13वीं बरसी पर
पाकिस्तान के उच्चायोग के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया और इस मामले में तेजी से सुनवाई करने की बात कही। जो 26 नवंबर के गुनहगार थे उन पे सज़ा दी जाए, इसलिए हमने आज एक सीनियर डिप्लोमेट को पाकिस्तानी दूतावास से बुलाया भी था और उनको एक नोट वर्बाल दिया गया है जिसमें दोहराया गया है कि हम चाहते हैं कि उनका जो ट्रायल हो वो शीघ्रता से हो मुंबई टेरर अटैक केस में, और पाकिस्तान की सरकार जो अपने कमिटमेंट है कि वो टेररिज्म ना करे। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं गुजरात के वडोदरा में आयोजित हुए फूड फेस्ट के साथ, जिसमें 52 देशों के 200 छात्रों ने हिस्सा लिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।